हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर सब लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की मौत को एंजॉय कर रहे होते हैं और सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं होंग को, जो कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा सीरियस होता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी की तरफ देखता जा रहा होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के व्यू पर, जिसकी बॉडी के टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स या फिर उसमें ब्लड अभी भी मूव कर रहा होता है, जो देखते ही ली शेन के हाथ से ग्लास भी छूट जाता है। और ये सब लोग इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इन्हें किसी बात की भी समझ नहीं रहती। ये सब लोग ही यहाँ पर स्टन हो चुके होते हैं और एक ही जगह पर फ्रीज हो चुके होते हैं। जिसके साथ ही बबाता कहती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, इस मॉन्स्टर को अभी तक मर जाना चाहिए था, चाहे फिर कोई इंसान हो या फिर कोई एनिमल हो। सबका ओशियन ऑफ कॉन्शियसनेस उनकी साउल में मौजूद होता है और साउल के मेन कंपोनेंट्स ओशियन ऑफ कॉन्शियसनेस और साउल के मेन कंपोनेंट्स हेड में मौजूद होते हैं। तो अगर हेड को ही क्रश कर दिया जाए तो किसी का भी मरना श्योर होता है। मगर ये मॉन्स्टर कैसे नहीं मरा, जब तक कि किसी की मेंटल पावर और साउल पावर दोनों ही उसकी बॉडी के हर सेल के साथ ही इंटेग्रेट नहीं होते, तब तक इस अटैक के बाद किसी का जिंदा रहना भी आसान काम नहीं था। मगर एक स्टार लेवल मॉन्स्टर के लिए ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। शायद से इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास कोई काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जिसकी वजह से ही ये ऐसा कर पा रहा है। जिसके साथ ही हम आते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के व्यू पर, जिसका के शायद से सी ऑफ कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाता है और उसकी बॉडी से बाहर आते ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हेड को दोबारा से रीजनरेट कर देता है। जिसके साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने हेड की रीजनरेशन होते ही और अपनी रिकवरी होते ही वहां से जल्दी से निकल पड़ता है और उसी के साथ ही एआई इन सबको बताती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पीड अभी के लिए काफी ज्यादा हो चुकी है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट सी की तरफ मूव कर रहा है। इसकी टोटल स्पीड 36,062 मीटर्स पर सेकंड हो चुकी है, जो कि पहले से 2.37 टाइम्स ज्यादा है। जो सुनते ही सारे वॉर गॉड शॉक हो जाते हैं। इवन के यहाँ पर होंग भी काफी ज्यादा शॉक होता है। सारे रिप्रेजेंटेटिव शॉक होते हैं। आर्मी कमांडर्स, कंट्री लीडर्स और वर्ल्ड के सारे टॉप लेवल के ऑफिशियल्स यहाँ पर शॉक में जा चुके होते हैं। और ये शॉक कम बल्कि डर ज्यादा होता है और वो डर गोल्डन हॉर्न बीस्ट का होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं लू फेंग के सीन पर, जो कि अपने माइंड में ही ऐसे शॉक में आ चुका होता है कि उसे किसी बात की समझ भी नहीं आ रही होती। और उसी के साथ ही लो फेंग सोचने लगता है, आखिरकार हम लोग किस तरह से फेल हो सकते हैं। हमने उस मॉन्स्टर के हेड को क्रश कर दिया था, मगर उसके बाद भी वो मॉन्स्टर नहीं मरा। आखिरकार हमें उसे किल करने के लिए क्या करना होगा? आखिरकार ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है? आखिरकार क्या हम लोग इससे जीत सकते हैं या फिर नहीं? जिसके साथ ही हम आते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के व्यू पर, जो कि दोबारा से सी से बाहर निकलकर उसी रोबोट की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस रोबोट ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ऐसी हालत कर दी थी। जिसके साथ ही कमांडर जियाई लू फेंग से कहता है, जल्दी से जल्दी लेसर कैनन को वापस बुलाओ, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट लाजमी उसके पीछे ही जा रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं सिल्वर स्ट्रीम गार्ड को, जो कि लेसर कैनन को लेकर यहाँ से वापस जा रहा होता है। मगर उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके पीछे आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसका गुस्से में होना बनता भी लाजमी है, क्योंकि लेसर कैनन ने इसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी हुई थी। जिसकी वजह से लेसर कैनन के अटैक के बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट जितनी ज्यादा पेन में गया था, गोल्डन हॉर्न बीस्ट की नेचर में उतना ही ज्यादा गुस्सा आता जा रहा होता है और ये उतना ही मॉन्स्ट्रस दिखता जा रहा होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं लू फेंग के व्यू पर, जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पीड को देखते ही कहता है, इस मॉन्स्टर की स्पीड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे इस पर दोबारा से एक मर्तबा अटैक करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही इस गार्ड को यहाँ से भागने की उम्मीद मिल सकती है। और इसी के साथ ही लो फेंग इस लेसर कैनन की पावर को सिर्फ इतना ही चार्ज करता है कि सिर्फ 10 सेकंड में चार्ज होने के बाद ये लेसर कैनन गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सिर्फ इतना सा इंश्योर कर पाए कि इस सिल्वर स्ट्रीम गार्ड को यहाँ से भागने का टाइम मिल सके। जिसका आल्सो मतलब ये होता है कि लेसर कैनन का ये अटैक अपने मैक्स पोटेंशियल पर नहीं होगा, क्योंकि इसके अटैक की रियल पावर को जनरेट करने के लिए इसे मिनिममली 50 सेकंड्स तक चार्ज होने का टाइम देना चाहिए। मगर यहाँ पर लो फेंग सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रहा होता है, जिसका मतलब यह है कि इसके इफेक्ट्स ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। बस ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हल्का फुल्का इंश्योर कर सकते थे,
मगर जैसे ही सिल्वर स्ट्रीम गार्ड लेसर कैनन को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है तो लेसर कैनन की चार्जिंग कंप्लीट होने से पहले ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पर पहुंच जाता है और जब तक लेसर कैनन की चार्जिंग भी 100 नहीं हो जाती तब तक उसमें से फायर नहीं किया जा सकता। और जबकि सिल्वर स्ट्रीम गार्ड को लो फेंग ने फायर करने का ऑर्डर दिया है तो वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, ताकि अगर तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस पर अटैक कर भी रहा है तो वो उसे डॉज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ना तो सिल्वर स्ट्रीम गार्ड अपनी जगह से हिलता है और ना ही वो लेसर कैनन का अटैक करना छोड़ता है। मगर लेसर कैनन के 91% तक पहुंचते ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पर आते ही अपने हॉर्न का यूज करते हुए सिल्वर स्ट्रीम गार्ड को क्रश कर देता है। और सिल्वर स्ट्रीम गार्ड से पहले तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट टायर B6 लेसर कैनन को डिस्ट्रॉय करता है, जो देखकर सच में मैं भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने इतनी ज्यादा आसानी से इतने पावरफुल मटेरियल को क्रश कर दिया था। और उसी के साथ ही साथ जब के वक्त इन गार्ड्स को सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब के वक्त हमें सबसे पहले तो ब्लैक यट्रियम मेटल से बने हुए गार्ड्स दिखाए गए थे, जिन पर लो फेंग ने अपने मास्टर की शिप की शार्ड का यूज करते हुए भी अटैक किया था। मगर उस शार्ड का यूज करते हुए लो फेंग उन रोबोट्स की बॉडीज को स्क्रैच भी नहीं था कर पाया, जिसका मतलब ये है कि वो रोबोट्स भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। मगर उन रोबोट से भी ज्यादा पावरफुल रोबोट्स उस शिप में सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स मौजूद थे, जो कि सिल्वर यट्रियम मेटल के साथ बनाए गए थे। मगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने इसे बहुत ही आसानी से कुचल दिया होता है और इस सिल्वर स्ट्रीम रोबोट की बॉडी को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जो देखते ही वॉर गॉड पैलेस में मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसी के साथ ही लो फेंग कहता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अगेंस्ट अभी तक हमारे इंसानों को मिला जो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन था, उस वेपन को गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने दोबारा से अपने ऊपर अटैक करने का टाइम ही नहीं दिया और उसके फायर करने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। मगर उसी के साथ ही कमांडर चियाई आगे बढ़ते ही सारे वॉर गॉड्स को बताता है अभी अभी हमें लेटेस्ट न्यूज आई है, पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो मिलिट्री बेस खड़ा होकर मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, जो कि हेंगशिया नॉर्थ ईस्टर्न मिलिट्री रीजन था, वो भी अभी से कुछ देर पहले ही फॉल हो चुका है और वहां पर भी मॉन्स्टर्स डोमिनेट कर चुके हैं। और अभी के लिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी मिलिट्री बेसिस मौजूद थे वो सारे ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसी के साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के बेसिस और पूरे वर्ल्ड के सिटीज पर ऑलरेडी मॉन्स्टर्स के अटैक हो चुके हैं। अभी के लिए हम लोग इन मॉन्स्टर्स की वेव्स को नहीं रोक सकते, जो सुनते ही ये सब लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इवन के यहाँ पर थर्ड एल्डर मो हेनरिसन भी पीना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है 6:34 पर ब्राजील सिटी टेक डाउन हो गया था, 7:15 पर पेरिस बेस सिटी 8 घंटे के लिए एक साथ मॉन्स्टर्स के अटैक में रहा और 8 आवर्स की फाइट करने के बाद भी इंसान उन मॉन्स्टर्स से नहीं जीत पाए और पेरिस बेस सिटी भी मॉन्स्टर्स के कब्जे में आ गया। आज के दिन 9:34 से लेकर अभी तक 10 बेस सिटीज ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं और मॉन्स्टर्स उन पर कब्जा कर चुके हैं। जिसके साथ ही होंग कहता है हालांकि वॉर गॉड पैलेस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर्स और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अमेजिंग पावर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मगर हम लोग भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और उसके सामने हम लोग भी टोटली पावरलेस हैं। उसी के साथ ही साथ एक एक करते हुए पूरे वर्ल्ड में जितने भी बेस सिटीज मौजूद हैं वो सारे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट का शिकार होते जा रहे हैं और अभी के लिए हमारी सिचुएशन निर्वाणा पीरियड से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं होंग और ली शेन को, जो कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते ही कहते हैं अभी के लिए हमारा मूव करने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ ही ली शेन कहता है हम लोग ठीक वही करेंगे जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। जिसके साथ ही होंग और ली शेन मुड़ते ही सबसे कहते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट सीरियसली इंश्योर हो गया है, जो कि वो कैनन की शॉट की वजह से हुआ है और ये अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाली। मैंने और ली शेन ने ये डिसाइड किया है हम लोग एक साथ जाकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ डेथ तक फाइट करने वाले हैं और उसे हर हाल में किल करने वाले हैं। जो सुनते ही सबसे पहले तो लो फेंग अपना कंट्रोल खो देता है और उसी के साथ ही होंग से कहता है मैं तुम दोनों के साथ फाइट करूंगा। जिसके साथ ही तीनों के रॉयल गार्ड्स आगे आते हैं और आते ही लो फेंग को कंपनी देते हुए यही बात करते हैं। कमांडर चियाई भी ऐसा ही कहता है। थर्ड एल्डर मो हेनरिसन
और एल्डर सोकोलोव भी यही बात करता है। इवन के फोर्थ एल्डर जो के कहीं भी ज्यादा बात नहीं करता, वो भी यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और होंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिन सब को फॉलो करते हुए पूरे वॉर गॉड पैलेस में मौजूद सारे वॉरियर्स होंग और ली शेन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ डेथ तक फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। मगर उसी के साथ ही होंग इन सब से कहता है, तुम सब की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है। अभी के लिए सिर्फ हम 2 लोग ही यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जिन दोनों के पास डोमेन मौजूद है। अगर तो तुम लोग बिना डोमेन के गोल्डन हॉर्न बीस्ट के करीब जाने की कोशिश करते हो तो तुम लोग सिर्फ उसकी बॉडी के करीब जाते ही मारे जाओगे। तुम लोगों को उस पर अटैक करने का चांस भी नहीं मिलेगा। मगर मैं और ली शेन एक साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि बाकी के तुम सब लोग एक साथ मिलकर वर्ल्ड की सारी सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। मगर उसी के साथ ही लूफेंग दोबारा से होंग को रोकने लगता है, जिस पर बबाता लूफेंग को रोक देती है और लूफेंग से कहती है, तुम्हें अपने हाल मास्टर की बात को सुनना चाहिए। जिस तरह से एक गैलेक्सी सिर्फ एक ही यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को पैदा करती है, उसी तरह से ही एक गैलेक्सी में एक डोमेन लेवल के वॉरियर का होना भी काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। मगर वहीं पर तुम्हारी अर्थ पर एक साथ 2 स्टार ट्रेवलर लेवल के ऐसे वॉरियर्स मौजूद हैं जिन दोनों के पास अपनी डोमेन्स हैं, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा मिसिंग बात है। हालांकि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अपनी थोड़ी सी साउल्स को बर्न करने के बाद अटैक करते हैं और एक कंफर्म ब्लो दे देते हैं, तो उसके बाद हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट के किल होने की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। जिसके साथ ही एक ओल्ड सा यूरोपियन वॉर गॉड कहता है, अगर तो सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर निकल भी जाती है तो फिर भी हम सब लोग एक साथ मिलकर इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि हम लोग सारे इंसानों को शेल्टर्स में बेच देंगे और सिमुलेशन प्लान को स्टार्ट कर देंगे। मगर उसी के साथ ही फिफ्थ एल्डर उसे चुप करवा देता है और उससे कहता है कि अभी अभी तुमने फर्स्ट एल्डर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं सुना। फर्स्ट और सेकंड एल्डर एक साथ मिलकर अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी यहाँ से जल्दी से जाकर मॉन्स्टर्स की आई हुई सारी वेव्स के साथ फाइट करने वाले हैं और सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करने वाले हैं। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।